Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Psychology of Money written by Morgan Housel. We are on page number 19. राइटर कहता है एक और कारण है कि हम पैसे से रिलेटेड डिसीजन लेना इसलिए मुश्किल समझते हैं कि ये बिहेवियर हमारे लिए एक बहुत ही नया टॉपिक है। ऐसा सोचा गया है कि 600 बीसी के अंदर जो किंग एलेटस थे, लिडिया जो कि अब टर्की का हिस्सा है, उन्होंने सबसे पहले ऑफिशियल करेंसी बनाई। लेकिन मनी से जो मॉडर्न डिसीजन है जिसको हम कहते हैं सेविंग या इन्वेस्टिंग, ये अभी इन्फेंसी की स्टेज पे है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट है वो सिर्फ 2 जनरेशन ओल्ड है। वर्ल्ड वॉर 2 तक लोगों ने तब तक काम किया, ये क्योंकि बुक अमेरिकन रेफरेंस में है तो वहीं की बातें करती है पहले, कि जब तक लोग मतलब मर नहीं जाते थे, जो आजकल का ये कॉन्सेप्ट है कि 65 ईयर्स में हम रिटायरमेंट ले लें, इट वाज नॉट देयर। सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, ये सारी कॉन्वर्जेशंस जो हैं 1980 के अंदर ये आइडिया कि एवरीबडी डिजर्व्स कि भी उसको एक डिग्निफाइड रिटायरमेंट मिले, वहाँ पर ये पूर्ण रूप से आई। अगर देखें कि हम मनी इन्वेस्टमेंट्स के तरीकों में अभी भी बहुत ही नए हैं। फिर राइटर पेज नंबर 21 में बात करता है डिसीजंस रिलेटेड टू स्टूडेंट लोन्स, इंडेक्स फंड, क्रेडिट कार्ड, मॉर्गेजेस, कार लोन्स, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में आई है। राइटर कहता है जो डॉग्स, कुत्तों को हम पालते हैं वो हम 10,000 साल पहले से पाल रहे हैं। उसके बाद में भी उन डॉग्स को जिनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं, वो अपना पुराना जो वाइल्ड एंसेस्टर्स का बिहेवियर है अभी भी रिटेन करके रखे हैं। और अगर आप अभी देखें कि जो हमारा मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम है वो 20 से 50 साल पुराना है, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम उसमें परफेक्टली बिल्कुल ट्रेंड हो जाएंगे। ये कैसे पॉसिबल है? एक पैसे का टॉपिक ऐसा है जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इमोशंस से, फैक्ट इग्नोर हो जाते हैं। ये एक्सप्लोर करता है कि हम वो क्यों नहीं करते हैं जो हमें पैसे के साथ करना चाहिए। हम ऑल काइंड ऑफ क्रेजी स्टफ करते हैं पैसों के साथ में बिकॉज हम इस गेम में बहुत नए हैं। इनफैक्ट कोई भी क्रेजी नहीं है क्योंकि हम अपने सारे डिसीजन बेस्ड करते हैं अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस के ऊपर, जो कि एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट हमें प्रभावित करता है। इसके साथ चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। राइटर हमें यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पैसे को आज के दिन, अब आज अगर आप देखो तो हम पेटीएम जो यूज़ कर रहे हैं, मैं भी 2 दिन पहले सबको कह रही थी बिल्कुल कुछ पता ही नहीं लगता यार कितने पैसे हैं कितने नहीं है। मेरे को तो हमेशा बड़ा पुअर फील होता है क्योंकि हाथ में पैसा फील करने को ही नहीं मिल रहा। यू नेवर गेट टू सी मनी, देयर इज़ नो पेपर मनी नाउ, दिस इज़ ऑल्सो न्यू। गोल्ड बॉन्ड्स, so many ways of investing, spending money, it is affecting our लाइफ। अगर आप देखो क्रेडिट कार्ड की वजह से कितने बच्चे, आजकल के यंग बच्चे जो हैं वो एक्स्ट्रा खर्चा करने लग गए हैं। व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर इज़ कि जो भी डिसीज़न हम ले रहे हैं वो हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट कैसा रहा है, उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी रही हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत नई है, इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल। तो ऑब्वियसली वी आर नॉट ट्रेन्ड, वी डोंट नो हाउ टू मैनेज मनी। सो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। उसका टाइटल है लक एंड रिस्क। सब टाइटल है कि कोई भी चीज़ जितनी बुरी या जितनी अच्छी आपको दिख रही है ना, उतनी होती नहीं है। लक यानी किस्मत का साथ देना, रिस्क माने इसमें कोई खतरा होना। राइटर कहते हैं ये दोनों एक ही कॉइन के 2 हिस्से हैं और ये दोनों एक सच्चाई है कि हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे आउटकम गाइडेड हैं फोर्स से रादर देन द इंडिविजुअल एफर्ट। मीन्स वो हमारे उसे जो वो हो रहा है वो हमारे वश में नहीं है। तो जो प्रोफेसर स्कॉट गॉलोवे हैं वो ये कहते हैं कि जब भी हम किसी के सक्सेस को या फेलियर को जज करते हैं ना, तो आप ये याद रखिएगा कि कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है, सफल हुआ तो ना सफल हुआ तो, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर है लक एंड रिस्क का। और यहाँ पे बिल गेट्स की रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल है। पेज नंबर 25 पे राइटर कहता है कि बिल गेट एक ऐसे सिर्फ एक ही ऐसा हाई स्कूल था जिसमें कंप्यूटर था,
वहाँ पे पढ़ने के लिए गया। और ये रिमार्केबल स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहाँ पे आप लक और इसको समझेंगे। देखिए कि वो जो स्कूल है लेक साइड उसमें कंप्यूटर आया कैसे, वो भी एक रिमार्केबल बात है। सो बिल डगलस जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक नेवी पायलट थे, हाई स्कूल मैथ्स टीचर और साइंस टीचर बने। उनका ये विश्वास था कि सिर्फ पढ़ाई करना एनफ नहीं है, लेकिन कंप्यूटर होना चाहिए। उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर पॉल एलन को फ़ोन किया। 1968 में डगलस ने स्कूल में जो मदर्स क्लब था, एनुअल सेल होती थी, उनको प्ली किया कि भई ये जो पैसा है ये कंप्यूटर्स के लिए हम यूज़ करें। और उस समय 1965 के अंदर द आइडिया ऑफ टाइम शेयरिंग इन्वेंट हुआ। इस समय की ये बात है, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के पास में कंप्यूटर का एक्सेस नहीं था और वहाँ पे बिल गेट्स के पास में 8th स्टैंडर्ड में कंप्यूटर का एक्सेस मिला। यहाँ पे बात हो रही है किस्मत की, लक की। 1968 के अंदर वो पॉल एलन से मिला जब वो 13 साल का था। एलन भी कंप्यूटर से प्रभावित था, ऑब्सेस्ड था और वो दोनों दोस्त बने। इस समय कंप्यूटर जो था वो एक जनरल करिकुलम नहीं था, एक इंडिपेंडेंट स्टडी प्रोग्राम था। बिल एंड पॉल स्कूल के बाद में पूरी-पूरी रात वीकेंड्स के अंदर सिर्फ कंप्यूटर्स की बात करते थे एंड दे बिकम कंप्यूटिंग एक्सपर्ट्स। इन्हीं दिनों के अंदर एक लेट नाइट सेशन में एलन बता रहे हैं कि गेट्स ने दिखाया फॉर्च्यून मैगज़ीन को और बोला, व्हाट डू यू से, कि कैसा लगता है फॉर्च्यून 500 कंपनी को रन करना? एलन ने बोला, मुझे नहीं पता। गेट्स ने बोला, एक दिन हमारी अपनी कंप्यूटर फर्म होगी और माइक्रोसॉफ्ट आज के दिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऊपर है। अब यहाँ पे राइटर कहता है एक मैथ्स देखिए, 1968 के अंदर 303 मिलियन हाई स्कूल एज पीपल दुनिया के अंदर थे यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से। उसमें से 18 मिलियन लोग यूनाइटेड स्टेट्स में रहते थे। उसमें से 2,70,000 वाशिंगटन स्टेट में रहते थे। उसमें से 100,000 सीटल एरिया में रहते थे और उसमें से 300 लोगों ने लेक साइड स्कूल को जॉइन किया। 303 मिलियन लोगों में से सिर्फ 300 लोगों ने लेक साइड स्कूल को जॉइन किया। यही एक स्कूल था जिसके पास में एक यू नो विजन थी टू बाय अ कंप्यूटर। बिल गेट एक व्यक्ति था जो वहाँ पर उसे कंप्यूटर यूज़ करने को मिला। गेट्स कहते हैं कि अगर मैं लेक साइड में नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। तो बिल गेट्स को, जिसको हम बहुत स्मार्ट, हार्ड वर्किंग मानते हैं, जिसके पास कंप्यूटर्स की विजन थी, पर आप ये याद रखें कि अगर वो उन मिलियंस एंड मिलियंस लोगों में से एक बंदा नहीं होता जिसको हेड स्टार्ट मिला लेक साइड स्कूल से, तो शायद जैसा कि आज आपको हिस्ट्री दिख रही है वैसी नहीं होती। बिल गेट्स एंड पॉल एलन दोनों एक हाउसहोल्ड नाम बन गए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का सक्सेस था। लेकिन राइटर कहता है उसी समय उसी स्कूल में एक और मेंबर था इस गैंग का, केंट इवान्स। बिल गेट्स और केंट 8th ग्रेड में बेस्ट फ्रेंड्स बने। इवान भी गेट्स और एलन की तरह उतना ही स्किल्ड था कंप्यूटर्स के अंदर। केंट जो था वो बिल के साथ में एक बिजनेस माइंड, एक एम्बिशन को शेयर करता था। बिल बताते हैं कि हमेशा स्कीम करते थे कि हम अपना फ्यूचर कैसे क्रिएट करेंगे, सीईओ कैसा होता है, कौन सा इम्पैक्ट हम क्रिएट होगा उससे। जो भी वो करते थे वो इकट्ठे करते थे। बिल कहते हैं कि अगर हम इकट्ठे काम कर रहे होते तो हम कॉलेज भी इकट्ठे जाते और ईट्स एंड एलन के साथ में केंट भी इसका फाउंडिंग मेंबर बनता, पर ऐसा नहीं हुआ। केंट एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के अंदर ही डाइड। हर साल जो माउंटेनियरिंग के लिए बच्चे जाते थे उस समय, पूरे साल के अंदर तकरीबन 3 डज़न एक्सीडेंट्स होते थे। ऑड ऑफ बीइंग किल्ड इन माउंटेन वाज़ 1 इन मिलियन। यहाँ देखिए पेज नंबर 27 पे राइटर कहता है कि बिल गेट ने एक्सपीरियंस किया 1 इन मिलियन लक बाय एंडिंग अप एट द स्कूल लेक साइड विद कंप्यूटर, और केंट इवेन ने 1 इन मिलियन एक्सपीरियंस किया by never getting to finish what Bill Gates has achieved. सेम फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन वर्किंग इनटू अपोजिट डायरेक्शन। राइटर का कहने का मतलब क्या है कि ज़िंदगी के अंदर लक और रिस्क दोनों सच्चाइयाँ हैं, ये रियलिटी है। और यहाँ से जो आउटकम निकलता है ना, ये आपकी ज़िंदगी की गाइडिंग फोर्स बनती है, विच इज़ अदर देन द इंडिविजुअल एफर्ट। मतलब आपका एफर्ट काम करता है पर बहुत सारी चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है।
ये ऐसा इसलिए होता है कि ये दुनिया इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आपके 100% एक्शन का ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप डिक्टेट करते हैं वैसा ही 100% आउटकम आपको मिले। बहुत सारे बिलियन ऑफ लोगों के साथ में आप इस गेम के अंदर है। एंड एक्सीडेंटल इम्पैक्ट ऑफ एक्शंस जो आपके आउटसाइड कंट्रोल में है ना कैन बी मोर कॉन्सिक्वेंशियल देन द वंस यू कैन कॉन्शियसली कंट्रोल। ये इतने हार्ड है मेजर करने, इतने हार्ड है एक्सेप्ट करने, हम इसे ओवरलुक ही कर जाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में होने वाले लक को, रिस्क को एक प्रॉपर रिस्पेक्ट दें, तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जिस समय हम लोगों को फाइनेंशियल सक्सेस और फेल्योर के लिए जज करते हैं ना, अपने खुद के भी कि मैं कैसे सक्सेस और फेल हुआ, तो आपको ना ये देखना पड़ेगा, देयर इज़ नथिंग गुड एंड बैड, देयर आर थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ देंगे, मतलब ये मैं कह रही हूँ आपको कि भाई चलो ये तो जो होना है वो होना है, उस हिसाब से नहीं हम अपना एफर्ट करते हैं, लेकिन उस एफर्ट के रिजल्ट कैसे आएंगे दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लॉट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस एट अ पर्टिकुलर टाइम। कोविड का होना, डीमोनेटाइजेशन का होना, कईयों को बना गया, कईयों को बिल्कुल ख़त्म कर गया, दिस इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। बहुत ही पावरफुल लाइन है एट द पेज नंबर 28 में। एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं रॉबर्ट शिलर, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला फॉर इकोनॉमी। राइटर कहता, मैंने उनको पूछा व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट इन्वेस्टिंग दैट वी कांट नो। ऐसा क्या है जिसे हम जान ही नहीं सकते पैसों को इन्वेस्ट करते हैं उस समय। तो उन्होंने बोला, आपकी किस्मत का एग्जैक्ट रोल जहाँ से आपके सक्सेसफुल आउटकम आते हैं। तो कहता है, मैं इस रिस्पॉन्स को बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि हम जनरली ऐसा सोचते ही नहीं है कि भाई किस्मत का भी काम है आपके फाइनेंशियल सक्सेस में, क्योंकि हम लक को क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं। रूड है लोगों को बोलना कि तेरी तो किस्मत अच्छी है इसलिए तूने पैसे कमा लिए। बिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स दुनिया में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारे ही प्रीडोमिनेंटली बिलियनियर बन जाएंगे अगर किस्मत उनका साथ नहीं दे रही होगी? राइटर कहता है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ इन्वेस्टर्स का नाम बताओ तो आप भाग जाएंगे वहाँ से, क्योंकि आप निकाल नहीं पाएंगे। तो जब हम लोगों को जज करते हैं, ये सोचते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी है, तो ये आपको ना थोड़ा जेलस भी फील कराता है ना? यार उसकी तो किस्मत साथ दे रही है, मेरी तो किस्मत साथ नहीं दे रही है। करते हैं ना हम ऐसा? मैं कई बार सोचती हूँ कि यार मेरे पास कोई कम नहीं है, मतलब आई एम गुड, बट स्टिल I many times when I see somebody growing in a very different way, I ask myself, मैं कहाँ मिस कर गई? पर आज जब मैं इसको पढ़ रही थी, it is not that only I am missing it. There are a lot of things which was happening around me, and I was taking decision based on that, and the luck and the risk also. It is making me feeling good also. Let me tell you one thing. पता नहीं आपको कैसा फील हो रहा है? चलिए आज थोड़ा सा मनन चिंतन करें। जहाँ जहाँ ज़िंदगी में हमें ये लगता है कि हमने बहुत एफर्ट किया और सफलता नहीं पाई, तो एक्सेप्ट दैट मेरी स्ट्रैटेजी गलत होगी या मुझे आता नहीं होगा, क्या कुछ ऐसे आउटसाइड कारण तो नहीं थे कि ऐसा हुआ। आई स्टार्टेड माई गिफ्ट पैकेजिंग बिजनेस ईयर्स बैक, आई गॉट अ वर्जिन टेरिटरी, ग्रू वेरी फास्ट, बट आज अगर कोई इस बिजनेस में आता है, आसान है प्रोपेगेंडा करना, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट देन द बॉल गेम हैज़ चेंज्ड, it is going to impact the business. So let's create this understanding for others, for ourselves, and then in the next audio video, take it forward. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.